स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहले हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर फंक्शन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपको दो तीन चीजें हैं जो बेसिक समझनी है। इसमें एक जो है ये है ग्लोमेरुलस जिसको कहते हैं ये, और बोमेंस कैप्सूल। तो ये है यहाँ पर ग्लोमेरुलस और ये है बोमेंस कैप्सूल। यहाँ पर हर एक किडनी के अंदर जो है नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स फिल्टरिंग यूनिट होते हैं जो फिल्टर करते हैं किसको, ब्लड को, और ये यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम देखें पूरा जो यूरिन फॉर्मेशन है इसमें जो यूरिया बनता है वो आधे से ज्यादा जो काम है वो लीवर में कंप्लीट होता है और फिर बाकी जो काम है वो किडनी के अंदर कंप्लीट होता है। इसमें ये जो एक कप शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ये कप शेप स्ट्रक्चर को कहा जाता है बोमेंस कैप्सूल। यह है बोमेंस कैप्सूल। और यहां से जो एक आर्टरी एंटर हो रही है, इस आर्टरी को बोलेंगे, जो आर्टरी एंटर होगी ये है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। और ये रीनल आर्टरी जब यहां पर एंटर होगी इसको बोलेंगे एफेरेंट आर्टरियोल। जिस जगह पर ये बोमेंस कैप्सूल में एंटर होगी इसको बोलेंगे एफेरेंट आर्टरियोल। और फिर यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज बनेंगी। इन कैपिलरीज को क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस। जो कैपिलरीज बनती हैं बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज, इनको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और इसके बाद ये जो आर्टरी है ये आगे की ओर डेवलप होती है, इसको हम इफेरेंट आर्टरियोल कहते हैं। जो एंटर होगी वो एफेरेंट, AFF, और जो यहां से एग्जिट करेगी उसको क्या बोलेंगे, इफेरेंट आर्टरियोल। तो आर्टरी ब्रेक होगी पहले बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज में और फिर बनेगी इफेरेंट आर्टरियोल। और जो इफेरेंट आर्टरियोल है वो इस स्ट्रक्चर के अराउंड बहुत रोटेट करता है और फिर यहां से ये वापस चला जाएगा। जब ये रोटेट करके ये वापस चला जाएगा इसको हम बोलते हैं रेनल वेन। रेनल वेन जो वापस चली जाएगी, जो ब्लड को प्यूरिफाई होकर यहां से लेके चली जाएगी। इम्प्योर ब्लड रीनल आर्टरी से आएगा और प्योर ब्लड वापस किसके थ्रू जाएगा, रेनल वेन के थ्रू वापस जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये जो है ये दिख रहा होगा कि ये इसके आसपास जो है बहुत सारा फैला हुआ होता है और उसके बाद ये वापस चला जाएगा ब्लड को लेकर। हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है जिसको हम कप शेप स्ट्रक्चर कहते हैं, ये आ गया बोमेंस कैप्सूल। और यहाँ पर जब जो ही ब्लड इधर एंटर होता है ना, ब्लड बहुत ही हाई प्रेशर के साथ एंटर होता है और जब ब्लड हाई प्रेशर के साथ एंटर होगा वो यहाँ से फिल्टर होकर इस बोमेंस कैप्सूल में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर यहां से ब्लड होते ये जो है, जब ये वेस्ट यहां पर फिल्टर होगा इसमें आ जाएगा, वो वेस्ट फिर इसके थ्रू यहां से ट्रांसफर होगा और इसके थ्रू ट्रांसफर होगा यहां, और इस पाथ पे वो वेस्ट आ जाएगा और एट लास्ट वो इसमें पहुंच जाएगा लास्ट। इसको हम कलेक्टिंग जो है ये हो गया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। इसको हम कलेक्टिंग डक्ट नहीं बोलते हैं, इसको हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं, ट्यूब्यूल। और ये जो है ये बन गया कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो हमारे पास लास्ट पर है इसको कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। ये आ गया कलेक्टिंग डक्ट। अब आपके पास जो ये वाला स्ट्रक्चर है यहां से लेकर यहां तक, इस वाले स्ट्रक्चर को जो इस जगह पर है इसको कहा जाता है PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिख रहा है ये यहां से लेकर यहां तक, इसको हम PCT कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये जो यहां से लेकर ये यू शेप स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है लूप ऑफ हैनल। इसको लूप LOOP, लूप ऑफ हैनल इसको कहा जाता है, लूप ऑफ हैनल इसको कहा जाता है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब जो ऊपर से नीचे की ओर है, और जो नीचे से ऊपर की ओर है उसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। तो इसको कहा जाएगा असेंडिंग लिम्ब और इसको कहा जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, असेंडिंग जो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। और फिर ये जो यहां पर ये स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको बोलेंगे PCT। जो यहां पर स्ट्रक्चर है इधर, इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, ये सॉरी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT। इसको इस जगह पर बोलेंगे DCT। अगर इस जगह पर है PCT, इस जगह पर होगा DCT। और उसके बाद ये जो ये वाली जगह है यहां पर लास्ट पे, इसको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहा जाता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आया क्या है इसका। बोमेंस कैप्सूल है, फिर इसमें होगा PCT, फिर होगा लूप ऑफ हैनल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर इसका एक स्ट्रक्चर बना लेता हूं,
जैसे ये स्ट्रक्चर जो बना इसका, ये होगा बॉम्बेन्स कैप्सूल, और फिर यहाँ पर ये हाईली फोल्डेड रीजन होता है, इस फोल्डेड रीजन को पीसीटी कहा जाता है। और फिर इस पीसीटी के बाद इसमें एक डिसेंडिंग लिम्ब होगा, और डिसेंडिंग लिम्ब के बाद इसमें एक असेंडिंग लिम्ब होगा, और असेंडिंग लिम्ब के बाद इसमें यहां पर फिर से एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा ट्यूब्यूल्स का, और थोड़ा ब्रांच स्ट्रक्चर ये होगा, थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर कि जो फ्लैट नहीं होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, कर्व्ड होगा, और उसके बाद ये यहां पर एंड होगा इस जगह पर कलेक्टिंग डक्ट में, ये बनेगा। अब इसमें अगर हम बाकी चीजें देखें, लेट्स से कि इसमें एक तो यहां से एंटर होगा आर्टरी, वो आर्टरी यहां पर ब्रेक हो जाएगी, और वो आर्टरी जब ब्रेक हो जाएगी यहां पर बहुत सारी कैपिलरीज बनेंगी, बन गई बहुत सारी कैपिलरीज। फिर ये जो है ये इसके आसपास प्रेजेंट होगा, ऐसे यहां से, फिर ये यहां होगा, फिर ये ऐसे होगा इधर, ये ऐसे ही इसके चारों तरफ से ऐसे ग्रो करेगा, और अल्टीमेटली फिर ये यहां से बाहर की तरफ चला जाएगा। अब यहां से एंटर हुआ, इसको बोलेंगे एफेरेंट आर्टरियोल, एफेरेंट, इसको बोलेंगे इफेरेंट आर्टरियोल। ये जो यहां पर सेंटर में है इसको क्या कहा जाएगा, ग्लोमेरुलस, इसको क्या कहा जाएगा, बोमेन्स कैप्सूल। ये जो यहां पर है इसको क्या कहा जाएगा, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो यहां पर है इसको क्या कहा जाएगा, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। जो ये है इसको क्या कहा जाएगा, लूप ऑफ हेनल। ये कौन सी लिम्ब हो गई, ये हो गई डिसेंडिंग लिम्ब, और ये कौन सी लिम्ब हो गई, असेंडिंग लिम्ब। ये जो है यहां पर इसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट। समझ आ गया, ये है इसका पूरा स्ट्रक्चर, इस तरीके से बना होता है। जब ब्लड इसमें एंटर होगा, फंक्शन कैसे करता है ये, ब्लड जब यहां पर एंटर होगा, इधर जब ब्लड एंटर होगा, तो वो जो ब्लड इसमें एंटर होगा वो काफी ज्यादा हाई स्पीड के साथ, इसमें हाई प्रेशर के साथ एंटर होगा, और यहां पर ये जो जगह है ना, इसमें पोर्स होते हैं, और जब हाई स्पीड के साथ ब्लड इधर एंटर होगा तो यहां पर फिल्ट्रेशन होगी ब्लड की, ब्लड हाई प्रेशर के साथ आएगा, फिल्टर हो जाएगा, और फिल्टर में रेड ब्लड सेल एंटर नहीं होंगे, रेड ब्लड सेल यहां पर फिल्टर नहीं होंगे, वरना यूरिन में रेड ब्लड सेल आ जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो एक तो यहां पर रेड ब्लड सेल फिल्टर नहीं होंगे, दूसरा यहां पर जो बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, वो भी यहां पर एंटर नहीं करेंगे। बाकी जो भी वेस्ट है वो इससे निकल के इसमें आ जाएगा। जो वेस्ट बोमेन्स कैप्सूल में ट्रांसफर होगा, यहां पर जो प्रोसेस होता है, जब ब्लड एंटर करेगा हाई स्पीड के साथ, हाई प्रेशर के साथ, यहां से फिल्टर होकर इसमें आ जाएगा वेस्ट, ब्लड तो इससे आगे चला जाएगा, जो वेस्ट इसमें आ जाएगा उसको फिल्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, जो इसमें वेस्ट है उसको क्या बोलेंगे, अब फिल्ट्रेट बोलेंगे। द वेस्ट विच इज कलेक्टेड इन द बोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। और ये जो यहाँ पर हाई प्रेशर के साथ फिल्टर होता है, इसको हम कहते हैं ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहा जाता है इसको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद दो चीजें होंगी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद दो चीजें होंगी, एक होगा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, एक होगा ट्यूबुलर स्क्रीशन। दो चीजें होंगी, ट्यूबुलर स्क्रीशन। अब हमारे पास इसमें एक तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है और दूसरा है ट्यूबुलर स्क्रीशन। ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, अब हम इस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को समझेंगे, ठीक, ध्यान देना। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है कि बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, पोटेशियम, ठीक है, विटामिन सी एंड वाटर, और भी है बाकी, फॉस्फोरस है, ये सब जो यूजफुल चीजें होती हैं, सोडियम है जो यूजफुल है, वो जब यहां से फिल्टर होकर इसमें आ गया, लेकिन वो बॉडी में वापस जाना चाहिए किसके थ्रू, वेन के थ्रू। अब फिल्टर होके तो इसमें आ गया ना। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ये होता है कि जो फिल्ट्रेट में यूजफुल चीजें चली जाती हैं, वो यूजफुल चीजें इससे निकल के वापस ब्लड में चली जाएंगी, यहां से वापस ब्लड में डिफ्यूज होकर चली जाएंगी। इसको क्या कहा जाता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। सिंपली
बहुत सारी चीजें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में चली गई फिल्ट्रेट में, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी चली गई जो हमें वापस चाहिए थी। उन चीजों को पीसीटी से, डीसीटी से, लूप ऑफ हेनल से, इवन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वापस रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि वो वापस चीजें किस में चली जाए, वो वापस चीजें ब्लड में चली जाए। क्योंकि ये यहां से फिर आगे ट्रेवल करेगा, यहां से इधर आएगा, यहां से इधर, इधर, और फिर अल्टीमेटली वो इधर पहुंच जाएगा। लेकिन मीनवाइल पीसीटी में, डीसीटी में, लूप ऑफ हेनल में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में उन यूजफुल चीजों को वापस रीअब्सॉर्ब किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। और इसमें मिसाल के तौर पर एक दिन में 24 आवर्स में 180 लीटर्स जो है, 180 लीटर के आसपास चीजें जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, और जो पानी होता है, जो ब्लड होता है, वो फिल्टर होता है। कितना, 180 लीटर। और 24 आवर्स में यूरिन कितना एक्सक्रीट होता है बॉडी से, 1.5 लीटर, यानी 1.5 लीटर। बाकी जितना बचा अराउंड 178 लीटर्स, कम से कम अगर हम इतना मानते हैं डेटा, 178.5 लीटर वो वापस चला जाता है। और उसमें मेजॉरिटी जो है वो वाटर होता है। तो जो चीजें यहाँ पर फिल्टर होती हैं वो सारी इसमें यहाँ नहीं पहुंचती हैं, वो मेजॉरिटी चीजें जो है पीसीटी में, डीसीटी में, लूप ऑफ हेनल में रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं और वो वापस ब्लड में चली जाती है। इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। समझ आ गया? इसमें कार्बोनेट आइंस हैं, बाइकार्बोनेट आइंस हैं, इसमें पोटेशियम है, इसमें सोडियम है, उसमें क्लोरीन है, इसमें फॉस्फोरस है, इसमें ग्लूकोज है, इसमें विटामिन सी है। ये सब चीजें वापस चली जाती, इसमें मेजॉरिटी वाटर है जो वापस चला जाता है। नेक्स्ट, ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है कि कभी कभी यहां पर जब फिल्ट्रेशन हो जाती है, स्टिल कुछ चीजें रह जाती है, यहां पर इसमें रह जाती है, ब्लड में रह जाती है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन ये होता है कि जो चीजें ब्लड में रह जाती है ना, यहां पर वो फिल्टर नहीं हुई, वो चीजें यहां पर फिल्टर हो जाएंगी, वो यहां पर फिल्टर हो जाएंगी, इधर हो जाएंगी, इधर हो जाएंगी, और वो सारा जो है वो वापस निकल के ब्लड में चला, इसमें यूरिन में चला जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो वो चीजें जो यहां पर फिल्टर आउट नहीं होती हैं, वो कहीं यहां से निकल के इसमें चला जाएगा, वो कहीं इधर से निकल के यूरिन से निकल के, ये सॉरी, यहां पर ब्लड से निकल के यूरिन में चला जाएगा, यहां पर ब्लड से निकल के इस में ट्यूब्यूल में चला जाएगा, यहां पर इस ट्यूब्यूल में चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा, यहां होगा, और अल्टीमेटली वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन। समझ आ गया कि ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है? जो चीजें यहां पर फिल्टर आउट नहीं होती हैं, वो इन जगहों पे फिल्टर आउट होंगी और वो यूरिन का हिस्सा बन जाएंगी। इसको कहा जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अल्टीमेटली हमारे पास यूरिन होता है। अब यूरिन में मेजॉरिटी चीजें, यूरिन में होता क्या है? अगर हम यूरिन की बात करेंगे तो जो यूरिन है उसमें मैक्सिमम चीजें जो होती हैं वो यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो क्रिएटिन है, हिप्यूरिक एसिड है, और भी बाकी सारी चीजें जो यूरिया में प्रेजेंट होती हैं। सबसे ज्यादा चीजें जो यूरिया में होती हैं, ये यूरिन में होती हैं, वो क्या है? यूरिया। दूसरा यूरिक एसिड। क्या यूरिक एसिड अगर बॉडी में ज्यादा हुआ तो क्या हमारे लोकोमोशन में कोई इंपैक्ट पड़ेगा? हमारे चलने में बहुत ज्यादा, बोन्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, मसल्स पे इंपैक्ट पड़ेगा ना? तो ये बॉडी से ज्यादा एक्सपेल आउट होना चाहिए, क्रिएटिन है, ये ज्यादा बॉडी में जमा नहीं होना चाहिए क्योंकि किडनी को ही ब्लॉक कर देगा। तो ये भी एक ऐसी चीज है। फिर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे हिप्यूरिक, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी में अगर एक्सेस में हुए, उनके ब्रेकडाउन की वजह से फिर ये सब चीजें बनती है और ये बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। फिर हमारे पास है कुछ एसिड्स, जैसे हिप्यूरिक एसिड या और भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में बनते हैं, ये सब बॉडी से एक्सपेल आउट होते हैं। अगर बॉडी में ज्यादा पोटेशियम है वो भी बाहर जाएगा, अगर बॉडी में सोडियम ज्यादा है वो भी बाहर जाएगा, अगर बॉडी में क्लोरीन ज्यादा है वो भी बाहर जाएगा, जो भी वेस्ट बॉडी में एक्सेस है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। आपने एक हार्मोन जो है वो पढ़ा होगा, उसका नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन आता है जिसका नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। आपको ये पता है कि जब बॉडी में वाटर लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, आप जब बहुत पानी पीते हो, जो यूरिन है उसमें वाटर ज्यादा होता है ना? जब आप पानी बहुत कम पीते हो, यूरिन बहुत कंसंट्रेटेड होता है, उसमें पानी बहुत कम होता है। ऐसा कौन कंट्रोल करता है इसको? इसको कंट्रोल करने में रोल है किसका? एडीएच का।
जब बॉडी में पानी की कमी होती है, ये एडीएच जो है ये क्या काम करता है, उस टाइम पर जब बॉडी में बहुत कम वाटर हो जाए, ये स्टिमुलेट करता है, इसको डीसीटी को स्टिमुलेट करता है, इसको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को स्टिमुलेट करता है, ताकि यहां पर जो पानी इसमें आगे चला जाएगा ना, वो इस पानी को रीअब्सॉर्ब करे और वापस पानी जो है वो ब्लड के थ्रू बॉडी में चला जाए। ये एडीएच ये खासकर डीसीटी को, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को स्टिमुलेट करता है, ताकि वहां से ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब होकर बॉडी में वापस आ जाए। तो ये काम जो है एडीएच करता है। और अगर बॉडी में एक्सेस वाटर है, एडीएच जो है उसको समझ आ जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा कि बॉडी में एक्सेस वाटर है, तो तब बॉडी को ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बॉडी में एक्सेस वाटर है। तो तब यहां पर डीसीटी और सीटी में इन दो जगह पर वाटर ज्यादा रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, इसलिए यूरिन में ज्यादा डाइल्यूट होगा, वो यूरिन उसमें ज्यादा पानी प्रेजेंट होगा।